हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? ओके क्लास, बाकी सब भी मुझे बताएं, आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, ओके, मोस्टली कमेंट्स हैं कि आवाज़ आ रही है उन्हें। तो क्लास, लास्ट टाइम ये लेक्चर्स जो है वो थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से जो है शो नहीं हो रही थी स्लाइड्स। तो हमारा एक टॉपिक जो इंट्रोडक्शन में रह गया था वो था एंटीबायोटिक्स, जिस पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम के बारे में बताना था। व्हाट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, व्हाट इज़ नैरो स्पेक्ट्रम। तो इसमें सबसे पहले है व्हाट इज़ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक से जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो भी आपने डेफिनेशन जो डिस्क्राइब करना है उसका जो वर्ड है जिसके बारे में आपको डिफ़ाइन करने के लिए कहा गया है उसी को देखा करें, उसी में ही आंसर होता है। तो जैसे एंटी मीन अगेंस्ट, बायो मीन लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो मेडिसिन का मतलब पर्पस क्या है? इन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो स्लो करना होता है और किल करना होता है बैक्टीरिया ग्रोथ को। तो प्लस आपने देखा होगा एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जैसे वो वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है अगेंस्ट लाइफ। अगेंस्ट लाइफ, हम भी लाइफ में आ रहे हैं और बैक्टीरिया भी लाइफ में आ रहे हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या है, हमारे अगेंस्ट है या बैक्टीरिया के अगेंस्ट है? किस तरह ये वर्क करती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अगेंस्ट लाइफ है ना, लाइफ तो कोई भी हो सकती है, हम भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। हम होस्ट हैं, जब हमें इन्फेक्शन हुआ होता है और बैक्टीरिया जो है उसमें जो है जर्म्स जिसके अगेंस्ट हम इम्यूनिटी डेवलप चाहते हैं, जिसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट चाहते होते हैं। तो ये किस तरह मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल करेंगे, हमें नहीं कुछ, हमें होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो जो इसके ये एक जो है इसका मेडिसिन का जो है एक प्रिंसिपल है सिलेक्टिव टॉक्सिटी, जिसको माइंड में रखते हुए जो है मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है। तो व्हाट इज सिलेक्टिव टॉक्सिटी? We can define selective inhibition of growth of microorganism without damage to the host. अब ये क्या बता रहा है, किसने ये कहा है कि हमने बैक्टीरियल ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करना है विदाउट डैमेजिंग टू होस्ट सेल। कि किसी होस्ट सेल कौन है? हम हैं जिसमें इन्फेक्शन हुआ हुआ है। तो हमें कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना जो है हमने बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करना है। तो ये एक मेन पर्पस है, मेन प्रिंसिपल है जिसकी बेस पर जो है एंटीबायोटिक्स अपना फंक्शन शो करती हैं, विच इज़ सिलेक्टिव टॉक्सिटी। क्लास आप लोगों को क्लियर हुआ सिलेक्टिव टॉक्सिटी में मतलब है क्या? खुशनुद आप बताएं, क्लियर हुआ व्हाट इज सिलेक्टिव टॉक्सिटी? ओके क्लास, इसका एक और प्रिंसिपल जो है एंटीबायोटिक्स जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम पर अपना एक्शन शो करती हैं। व्हाट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम? एंटीबायोटिक्स आर एक्टिव अगेंस्ट सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। जब एक मेडिसिन एंटीबायोटिक एक से ज़्यादा टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं तो इन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो कि किन किन को एक से ज़्यादा टाइप को किस तरह किल करती है, कौन कौन सी टाइप्स है? मैनी ग्राम नेगेटिव रॉड्स, क्लैम्डिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया। मतलब नेगेटिव रॉड्स के अलावा इसने क्लैम्डिया, माइकोप्लाज्मा और रिकेट्सिया को भी किल करना है, इसलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कह रहे हैं। इसमें कुछ इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी लिखा हुआ है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर नॉट नीडेड कैन क्रिएट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया दैट आर हार्ड टू ट्रीट। तो क्लास इसके बारे में ये तो लिखा है कि एक से ज़्यादा टाइप्स के इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी एक टाइप के बैक्टीरिया को किल करना था तो वो तो किल हो गया है, बट दूसरी टाइप्स के बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या होते हैं, एक तरह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है।
तो दोबारा से जो है वही एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्टिव नहीं होती। जब दोबारा से इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम वही मेडिसिन देते हैं तो वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करने का डिसएडवांटेज है। और हमारे यहाँ जो है डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो एक मेन इशू है ना, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस रोज़ बाय रोज़ जो है ना डेली, इसका जो है एक लेवल ज़्यादा होता जा रहा है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के भी सेम ऐसे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं कौन सी? एंटीबायोटिक्स आर एक्टिव अगेंस्ट वन और वेरी फ्यू टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो सिर्फ एक टाइप के ऑर्गेनिज्म को, जैसे मैक्सिमम एक या टू टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करें, उन्हें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स में नैरो स्पेक्ट्रम में है वेनकोमाइसिन विच यूज्ड अगेंस्ट सर्टेन ग्राम पॉजिटिव कोकाई, फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकाई और एंटेरोकोकाई। तो ये सिर्फ जो ग्राम पॉजिटिव में भी और बहुत सी टाइप्स हैं, तो इनमें से जो एक टाइप है स्टेफिलोकोकाई और एंटेरोकोकाई, उनके अगेंस्ट अपना एक्शन शो करती हैं। अब इसका डिसएडवांटेज था कि ये जस्ट एक या मैक्सिमम टू टाइप्स के अगेंस्ट अपना वर्क करती है। इसका एडवांटेज ये है कि इट हैज़ लेस एबिलिटी टू कॉज सुपर इन्फेक्शन। ठीक है, तो सुपर इन्फेक्शन इसका एक एडवांटेज आता है कि ये हमें री इन्फेक्शन नहीं कॉज करते। ओके क्लास, ये कमेंट्स में आया है कि मैं इसे रिपीट कर दूं, तो एक बार जस्ट आप स्लाइड्स को छोड़ के जस्ट मेरी बात सुने। हमने पढ़ी होंगी बैक्टीरिया की बहुत सी टाइप्स हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी बैक्टीरिया की जस्ट एक टाइप के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होगी, कि हमें एक ऑर्गेनिज्म का पता है, ठीक है, तो हम उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो वो जस्ट उसी, अगर वो एक्सेप्ट इकोलाई है तो वो इकोलाई को ही जाके किल करेगी, ठीक है, तो वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता कि इकोलाई है या कोई साल्मोनेला है या कोई और है, शिजीला है, कोई और टाइप है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तब अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो हैं जो एक से ज़्यादा टाइप्स को किल करती हैं, ठीक है ना। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन कि अगर वो इन्फेक्शन जो है एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहे हैं तब भी ये इफेक्टिव है, या हमें नहीं भी पता, फॉर एग्जांपल ये कि हम कल्चरिंग करवाते हैं तो हमें एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म का अभी पहले नहीं पता होता, रिपोर्ट जो है 3 दिन बाद आती है, तो उससे पहले ही डॉक्टर जो है मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इस तरह देते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो किल हो जाएगा, ठीक है। बट नैरो स्पेक्ट्रम एग्जैक्ट उसी ऑर्गेनिज्म को किल करेगा जिसके अगेंस्ट हम दे रहे हैं। जैसे ये वेनकोमाइसिन है, नैरो स्पेक्ट्रम में आ रहा है, नैरो स्पेक्ट्रम ने जस्ट स्टेफिलोकोकाई को किल करना है और एंटेरोकोकाई को, इसके अलावा अगर कोई और वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो ये एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं रहेगी। मतलब हम मेडिसिन ले रहे हैं तो हम तब कहेंगे कि उसका एक्शन नहीं आ रहा, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, वो इसीलिए इफेक्ट नहीं आ रहा कि जो हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं वो उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट अपना वर्क नहीं शो कर रही होती। क्लास अब बताएंगे, अक्सा आपको क्लियर है? क्लास बताएं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम ये क्लियर है टर्म्स? हेलो, अक्सा मुझे आप बताएं, आपको क्लियर हुआ? नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो से वर्ड से ही पता चल रहा है, नैरो मीन कि उसका एक या एक से ज़्यादा टाइप्स के अगेंस्ट जो है वो अपना एक्शन शो कर सकती है, और ब्रॉड मीन कि बहुत सी टाइप्स के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक इफेक्टिव है। ओके क्लास, क्लियर है? इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ रही हैं। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इसमें आप लोग को एटलीस्ट 3 से 4 टाइप्स का मतलब एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। सेफलोस्पोरिन्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योनुलोन्स और रिफेम्पिन। तो ये सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। नैरो स्पेक्ट्रम में है पेनिसिलिन, कीटोकोनाजोल, एसाइक्लोविल, आइसोनियाजिड और पॉलीमिक्सिन, ये नैरो स्पेक्ट्रम में आ रही हैं। क्लास अभी ताबीर कह रहा था, ताबीर आपको अभी इसमें किस बात की नहीं समझ आई? ताबीर आपको किस बात की नहीं समझ आ रही? आप मुझे बताएं, मैं स्पेसिफिक वही बताती हूँ आपको। ताबीर जल्दी से क्वेश्चन जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताओ क्या नहीं समझ आया।
नैरो का नहीं आया या ब्रॉड का नहीं आया? ताबीर, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हेलो ताबीर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो क्लास। अच्छा, नैरो स्पेक्ट्रम। अच्छा, नैरो स्पेक्ट्रम में ये है कि मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि जस्ट आपको क्या हुआ है कि आपका स्टमक ख़राब है, ठीक है। स्टमक में आपको पता है इंटेरोकोकाई ही है। इंटेरोकोकाई मीन कि जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर है उनको इंटेरोकोकाई इस वजह से बैक्टीरिया का नाम इंटेरोकोकाई रखा गया है। तो अब हमें हमारा स्टमक ख़राब है तो हमें पता है कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो है हमारे स्टमक अपसेट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जस्ट हमें ये पता है कि उसको स्टमक ख़राब है तो उसको हम वेंकोमाइसिन अगर हम दे रहे हैं, या हमारा कोई स्टेफिलोकोकाई पस वगैरह है, या कोई ऐसे आप लोगों को पता है ये जो पिंपल्स वगैरह बनते हैं वो भी स्टेफिलोकोकाई की वजह से बनते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि ये बैक्टीरिया यही डिजीज़ कॉज कर रहा है, इसी ने हमारा स्टमक ख़राब किया हुआ है, तो हम तब नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो इंटेरोकोकाई, जितने भी इंटेरोकोकाई है, इकोलाई है, जो भी और एग्जांपल्स हैं इंटेरोकोकाई की, उन सबको इसने किल करना है। तो तब नैरो स्पेक्ट्रम स्टमक के लिए है तो हम उसे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। इंटेरोकोकाई मीन हमारे इंटेस्टाइन में हमारे ये जितने भी हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरियम प्रेजेंस होंगे उन सबको ये किल कर देगी, ठीक है। जब हमें एग्जैक्ट पता हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, अगर हमें उसकी टाइप नहीं पता, जैसे ऊपर मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एग्जांपल दी कि ग्राम नेगेटिव रोड्स में है या क्लैमिडिया है, माइकोप्लाज्मा है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसने इस टाइम इन्फेक्शन कॉज किया हुआ है, तो तब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं कि जो भी हुआ किल हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा इन्फेक्शन। ओके क्लास। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो बैक्टीरियोसिटल और बैक्टीरियोस्टेटिक है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा यही बार बार कहना है कि आप पहले टर्म देखें, टर्म क्या है। यस, यही यही मैं आपको बता रही हूँ। स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट और किसी एक टाइप के अगेंस्ट जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, कि उसका जो एक्शन है वो सिर्फ एक टाइप को ही किल करना होगा, वो सबके लिए नहीं होगा, सही है। तो इसके लिए न्यूरोस्पेक्टर एंटीबायोटिक्स यूज़ करने के लिए हमें जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का पता होना भी ज़रूरी है। इसी के लिए हम कल्चरिंग करवाते हैं ना, कि कल्चर करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस टाइम जो हमें इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जब हमें स्पेसिफिक एक नाम पता चल रहा है, जैसे स्टेप्टोकोकस निमोनियाई है, ठीक है। अब हमें एक नाम पता चल गया है कि स्टेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया जो है इस टाइम इन्फेक्शन हमें कॉज कर रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन उससे हुई है फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए हम फिर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जो जस्ट जाके उस स्टेप्टोकोकस निमोनियाई को ही किल करेगी, ओके। तो ये दो और टर्म्स हैं, बैक्टीरियोसिडल। हीरा, आपको आवाज़ नहीं आ रही? हेलो हेलो क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? क्लास ये मुझे किसी ने कहा है कि बैक करें स्लाइड्स को, तो इसलिए मैंने वो बैक की है कि ये जिसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं नैरो, जैसे पेनिसिलिन है, इसने जाके सिर्फ एक बैक्टीरिया को टारगेट करना, किसी एक टाइप को, इसने जर्नल बहुत से टाइप्स को नहीं किल करना, ओके क्लास। बैक्टीरियोसिटल और बैक्टीरियोस्टेटिक, पहले नाम देखना है। बैक्टीरियोसिटल मीन बैक्टीरिया को जो सीडल मीन किल करती हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स। अच्छा, ये काम किस तरह एंटीबायोटिक्स करती हैं, या तो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं कि उसे बिल्कुल उसको किल कर देंगे, और कुछ होती हैं एंटीबायोटिक्स जिनका एक्शन जो है वो बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। बैक्टीरियोस्टेटिक मीन क्या होता है? स्टेटिक मीन बैक्टीरियोस्टेटिक मीन जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को, स्टेटिक मीन स्टॉप कर देती हैं, इनहिबिट कर देते हैं। स्टॉप मीन क्या और किल मीन क्या, ये आप लोगों ने समझना है। अच्छा, जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को जाके टोटल उसको किलिंग करती हैं वो है बैक्टीरियोसिडल,
और कुछ भी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को जाके स्टॉप कर देती हैं। स्टॉप मीन करना ये है कि बैक्टीरिया जो है उसकी मज़ीद मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, जितने बैक्टीरिया बन चुके हैं, जितनी उनकी डिवीजन होनी थी वो हो चुकी है। ठीक है, ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है। इसके बाद कोई न्यू बैक्टीरिया नहीं बनते। फॉर एग्जांपल पहले हमारी बॉडी में 1000 बैक्टीरिया जो है वो बन चुके हैं, ग्रोथ हो चुकी है, तो 1000 ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 1000 के बाद मज़ीद उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो जो बैक्टीरिया मज़ीद ग्रोथ को स्टॉप करती हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, तो अब देखो जो 1000 है, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा, जो 1000 पहले से जिनकी ग्रोथ हो चुकी है, जो बन चुके हैं, वो तो हमारी बॉडी में ही रहेंगे, वो कैसे ट्रीट होंगे? तो इन एंटीबायोटिक्स का पर्पस जस्ट ये है कि मज़ीद ग्रोथ को स्टॉप करना है। बाकी जो 1000 पहले से बन चुके हैं वो किस तरह ख़त्म होंगे? वो थ्रू फेगोसाइटोसिस। आप लोगों को मैंने फेगोसाइटोसिस पढ़ा दिया डिटेल में। फेगोसाइटोसिस जो है हमारी इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं जो कि पैथोजन को इनगल्फ करते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, तो बैक्टीरिया भी फॉरेन पार्टिकल है। तो ये जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस वगैरह है, ये जो 1000 पहले बन चुके हैं बैक्टीरिया, उनको जाके किल कर लेंगे। किल मतलब खा लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे। तो अब एक तरह से क्या है कि मज़ीद ग्रोथ एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट कर रही हैं होने से, और जो पहले से ऑलरेडी बन चुके हैं वो थ्रू फेगोसाइटोसिस ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरह से एक तरह से इन्फेक्शन को हमने प्रॉपर ट्रीट कर लिया है। ठीक है, तो बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स ने तो डायरेक्ट खुद ही से बैक्टीरिया को किल कर देना है। तो अब इनको हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स दैट किल्स द बैक्टीरिया इन ब्लड आर कॉल्ड बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स। जो मेडिसिन जो हैं बैक्टीरिया को किल करती हैं वो बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स हैं। अच्छा, अब सेम ऐसे जैसे मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं, ऐसी है बैक्टीरियोसिडल जो हैं ये एक तरह से ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग्स लग रही है ना, कि इसमें जस्ट एंटीबायोटिक्स ने अपना रोल प्ले किया और इन्फेक्शन ट्रीट हो गई। तो इसमें ये कह रहे हैं कि यूजफुल इन इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा सीवियर सिकनेस है, डिजीज़ के साथ है, तो तब हम बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं कि फ़ौरन से एंटीबायोटिक्स ली, उसने बैक्टीरिया को किल किया और ट्रीटमेंट हो गया हमारा। और सेकेंड इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हमें फेगोसाइटोसिस नहीं चाहिए होती, रिक्वायर्ड नहीं होती। फेगोसाइटोसिस के लिए जो है डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस चाहिए होते हैं। तो ये कह रहे हैं कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो पहले से बहुत कम होते हैं, इतने सफिशिएंट नहीं होते कि वो फेगोसाइटोसिस का भी रोल प्ले कर सके। तो उन पेशेंट्स में हम बैक्टीरियोसिडल जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक तरह से एडवांटेज ये है कि इसमें हमें फ़ौरन से पहले ट्रीटमेंट हो जाता है, जल्दी से फ़ौरन मेडिसिन दी, बैक्टीरिया किल और इन्फेक्शन ट्रीट। सेकेंड इसका एडवांटेज ये है कि फेगोसाइटोसिस के लिए हमें जो सेल्स हैं, इम्यूनिटी सेल्स, वो रिक्वायर्ड नहीं होते। अब किन में आपके माइंड में आता होगा न्यूट्रोफिल्स काउंट किन में कम होते हैं? आप में या मुझ में कम होंगे? नहीं। ठीक है, हम में ये कम नहीं है, हम हेल्दी पर्सनस हैं। ठीक है, तो ये किन में कम होते हैं न्यूट्रोफिल्स काउंट? फॉर एग्जांपल कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ पर्सन है, जैसे एसएलई मैंने आपको बताया था, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है। तो ये जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं उनमें भी जो इम्यूनोसप्रेसेंट एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उसमें इम्यूनिटी के सेल्स जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन होते हैं उनमें भी इस तरह से जो है ना बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स जो हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। ओके क्लास, ये मुझे किसी ने कहा है कि बैक्टीरियोसिडल की जो सेकेंड एग्जांपल है वो है व्हेन पेशेंट्स हैज टू फ्यू न्यूट्रोफिल्स काउंट। फ्यू का मतलब है कि बहुत कम न्यूट्रोफिल्स हैं, किसी की बॉडी में जो है न्यूट्रोफिल काउंट बहुत कम है, इम्यूनिटी के ये जो न्यूट्रोफिल सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, कम क्वांटिटी में है। तो तब हम जो है बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स ही हमेशा प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो क्यों? न्यूट्रोफिल्स कम मैंने आपको बता दिया है कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन होते हैं, जिनको एसएलई डिजीज़ जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, उनमें न्यूट्रोफिल्स कम होते हैं, तो उनमें हम बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं। न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन बेसिकली फेगोसाइटोसिस है ना, तो बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स में फेगोसाइटोसिस हमें नहीं चाहिए होता प्रोसेस। ठीक है, तो अब जिनमें न्यूट्रोफिल काउंट कम है तो हमने अगर बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स वहाँ दी हैं तो वहाँ वो अपना रोल जो है अकेले से प्ले कर लेंगे, मतलब जस्ट एंटीबायोटिक्स चाहिए, इम्यूनिटी सेल्स रिक्वायर्ड नहीं होते, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होती।
ओके। अब बैक्टीरियोस्टेटिक है। बैक्टीरियोस्टेटिक के नाम से कैसे पता चल रहा है कि उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देना है। इसमें जस्ट बैक्टीरियोसिडल में सिर्फ एंटीबायोटिक्स ने ट्रीटमेंट करना है। इधर जो एंटीबायोटिक्स के साथ न्यूट्रोफिल्स जो फेगोसाइटोसिस है, ये दो प्रोसेस दोनों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। We can define as drug that inhibits or stop the growth of bacteria but does not kill them are called bacteriostatic drugs। तो ये जैसे मैं बता रही हूँ कि इन्होंने जस्ट ग्रोथ को स्टॉप करना है, उन्हें किल नहीं करना। तो स्टॉप करके मतलब उनकी मज़ीद ग्रोथ को स्टॉप कर दिया, वो 1000 है तो वहीं के वहीं रुक जाएंगे, उनकी मज़ीद ग्रोथ नहीं होगी। तो अब जो 1000 को ख़त्म करना है उसके लिए फेगोसाइटोसिस रिक्वायर्ड होगा। तो फेगोसाइटोसिस में न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस जो है फेगोसिटिक सेल्स अपना रोल प्ले करेंगे और जो 1000 हैं पहले से बन चुके हैं बैक्टीरिया उनको इनगल्फ कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें बैक्टीरियोसिटिक ड्रग्स में एंटीबायोटिक के साथ साथ हमें फेगोसिटिक सेल्स भी चाहिए होते हैं, उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। क्लास इन दोनों टर्म्स में अगर कुछ आप लोग को मुश्किल लग रहा है या क्लियर नहीं हुआ तो मुझसे पूछ ले। आपने अपने नाम इनके नेम से याद रखना है। बैक्टीरियोस्टेटिक में कि उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को जस्ट स्टॉप करना है, किल नहीं करना। और बैक्टीरियोसिडल में कि उसने किल करना है बैक्टीरिया को। तो जब इनमें डेफिनेशन में इनकी डेफिनेशन या डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता है तो इनके नाम से आप लोगों ने ही याद रखना है। ओके क्लास, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। बैक्टीरियोसिडल कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं और बैक्टीरियोस्टेटिक कौन सी हैं। बीटा लैक्टेंस जितनी भी हैं जैसे कि पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, विनकोमाइसिन, फ्लोरोकिनोलोन्स, मेट्रोनिडाजोल, ये सारी बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स हैं कि मतलब अकेली एंटीबायोटिक्स ही पूरा इन्फेक्शन ट्रीट कर देती हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक में है जैसे क्लोरोफेनिकोल, जब एंटीबायोटिक हम देते हैं तो तब फेगोसाइटोसिस भी साथ में चाहिए होती है। मैक्रोलाइड्स जैसे एरिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्टेप्टोमाइसिन और सल्फोनामाइड्स, ये जितनी एंटीबायोटिक्स हैं इनके साथ साथ जो है हमारी इम्यूनिटी सेल्स भी अपना रोल प्ले करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो ही इन्फेक्शन ट्रीट होगा। ओके क्लास, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड है वो है MIC। MIC किसकी एब्रीविएशन है? मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। तो क्लास जैसे मैं हमेशा हर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले ये बताती हूँ कि जो आपसे पूछ रहे हैं, जिसको डिफ़ाइन करने के लिए कह रहे हैं, उसी के अंदर ही आंसर प्रेजेंट होता है। तो अब मिनिमम से पता चल रहा है कम से कम कितनी क्वांटिटी चाहिए। इनहिबिटरी कंसंट्रेशन में कितनी कम से कम क्वांटिटी एंटीबायोटिक्स को चाहिए बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो इसको हम डिफाइन करेंगे। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन इज द लोएस्ट ड्रग कंसंट्रेशन that prevents visible microorganism growth after overnight incubation। अच्छा, ये मैं आपको वैसे आम रूटीन में जैसे एग्जांपल है उससे आपको समझा रही हूँ कि जैसे कोई भी सिरप है, फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए लिखा होता है कि हाफ स्पून या फुल स्पून, ठीक है, और अडल्ट्स के लिए लिखा होता है फुल स्पून या 2 स्पून। तो अब अगर बच्चों के लिए वो लिखा हुआ है हाफ स्पून, तो हाफ स्पून ही देना ज़रूरी होगा, ठीक है। हाफ स्पून देंगे मतलब मिनिमम वो इतनी ही कंसंट्रेशन है एंटीबायोटिक्स की, अगर वो हम इंसर्ट करेंगे बेबी को देंगे तभी वो बैक्टीरिया को जाके किल करने के लिए सफिशेंट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे लिए 1 स्पून लिखा हुआ है एंटीबायोटिक का कि अडल्ट्स के लिए 1 स्पून है एंटीबायोटिक्स का। अगर वो हम हाफ स्पून पी लेते हैं तो वो हाफ स्पून मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है। तो वो एंटीबायोटिक इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए सफिशेंट नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जितनी डोज डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है उतनी एग्जैक्ट डोज देना ज़रूरी होता है। इसलिए वो आपने देखा होगा बोटल्स के ऊपर लेबलिंग के लिए सही लिखा होता है कि जब एंटीबायोटिक्स बनाएं तो इसके अंदर जितना वाटर रिकमेंड किया हुआ है उतना ही वाटर डालें, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा थिन हो जाए, वाटर इसमें ज़्यादा डल जाए तो इसमें एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन कम रह जाती है, ठीक है। पानी ज़्यादा हो जाएगा, एंटीबायोटिक कम होगी तो वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। इसलिए जब भी एंटीबायोटिक्स बनाएं या दें तो उसकी डोज जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन वो कम से कम क्वांटिटी है, लोएस्ट कंसंट्रेशन है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ओके क्लियर
क्लास ये कुछ 3-4 बच्चों के अलावा बाकी भी पार्टिसिपेट करें। क्लास बाकी भी मुझे बताएं, जितनी मैंने टर्म्स बता दी हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोसिडल, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, ये सब क्लियर हैं? ओके। और ये एक निदा आपने मुझसे पूछा है कि जिनमें न्यूट्रोफिल काउंट कम है, ठीक है, तो उनमें हम बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स नहीं यूज़ करेंगे। तो हाँ, उनमें नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ न्यूट्रोफिल नहीं देखने, न्यूट्रोफिल के अलावा कुछ और भी जैसे है फेगोसिटिक सेल्स, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर मैक्रोफेजेस, वो भी कम है। न्यूट्रोफिल्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स जिसमें कम है, तो उनमें हम बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स नहीं यूज़ करते। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस वगैरह ये सारी वाइट ब्लड सेल्स की बेसिकली टाइप्स हैं ना, तो जिनमें वाइट ब्लड सेल्स कम हैं ब्लड के अंदर, उनमें हम बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स नहीं यूज़ करते। क्लास ये तो अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, मतलब उनके डिफरेंट्स आप लोगों ने ये देखे है ना कि क्या क्या हैं, उनके डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा है। तो अब हमने माइक्रोबायोलॉजी में एंटीबायोटिक्स को क्यों पढ़ना है, ये तो हमने पढ़ ली कि किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक हमने देनी है, ठीक है। तो अब ये एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में जाके फंक्शन किस तरह करती हैं, किस तरह बैक्टीरिया को किल करती हैं, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो एक सबसे पहली टर्म आई थी सिलेक्टिव टॉक्सिटी। सिलेक्टिव टॉक्सिटी ये थी कि बैक्टीरिया को किल करे एंटीबायोटिक, बट हम होस्ट हैं तो हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाए, ठीक है। तो बैक्टीरिया को किस तरह किल करेगी, हमें किस तरह नहीं हार्म पहुंचाएगी, ये एंटीबायोटिक्स जो है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बताए हैं। तो अब बैक्टीरिया को जब एंटीबायोटिक्स बनाते हैं तो ये बातें माइंड में रखी जाती हैं। कौन कौन सी बातें, कि सबसे पहले स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा जाता है कि प्रोकैरियोट्स का जो स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स से जो बातें डिफरेंट है ना, इनके कंपैरिजन में मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था, उसमें आप लोगों ने लिखा था कि बैक्टीरिया का और यूकैरियोट्स के कुछ फीचर्स डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है ना, एंटीबायोटिक्स उन स्ट्रक्चर को जाके अटैक करती हैं। तो अब आप मुझे बताएं कौन कौन सी प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं, एटलीस्ट 4 बताएं। उन्हीं स्ट्रक्चर को जो है एंटीबायोटिक्स जाके अटैक करेंगी। क्लास 1 बाय 1 कोई भी आप लोग मुझे बताते जाएं जो प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट से स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जिस पे एंटीबायोटिक्स जाके अटैक कर सकती हैं। सबसे पहले जो मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, क्लास कोई बताएगा? सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर है और हम में है सेल वॉल। ह्यूमंस में सेल वॉल है, होती है या नहीं होती? क्लास सेल वॉल हम में होती है या नहीं होती? सेल वॉल का भी बताएं क्लास, सेल वॉल का बताएं। सेल वॉल नहीं होती, ठीक है ना। तो अब कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी बनाई गई हैं जिन्होंने जाके सेल वॉल को डैमेज करना है। अब सेल वॉल हम में तो है नहीं, तो बैक्टीरिया जब हम उसे मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, नहीं। क्लास ये आपने मुझे बताया, रोनिका आपने मुझे कहा कि बोथ में सेल वॉल होती है। तो बैक्टीरिया का मेन डिफरेंस ही यही है। न्यूक्लिक एसिड में तो हमने बात की थी, दूसरा ये कि हम में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल जस्ट बैक्टीरिया की होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा होगा इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन में, ये किससे बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, ठीक है। तो हम में सेल वॉल नहीं होती, हाँ जी, हम में नहीं होती। तो अगर हम में नहीं है तो वो एंटीबायोटिक जिसने जाके डैमेज ही सेल वॉल को करना है, तो वो हमें कोई नुकसान पहुंचाएगी? हमें नहीं नुकसान पहुंचा सकती, ठीक है। तो इसने जस्ट जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करना है। जब सेल वॉल डैमेज हो गई तो खुद ब खुद ही बैक्टीरिया किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब किस तरह से इनहिबिशन, किस तरह इसने सेल वॉल की, एंटीबायोटिक्स जो हैं उन्होंने क्या करना है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। इन्होंने बैक्टीरिया का जो एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल वॉल, इसकी सिंथेसिस को ब्लॉक करना है, ठीक है।
तो ये किस तरह ब्लॉक करते हैं, आपने देखा होगा कि जब सेल वॉल बनती है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होती है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन लेयर बनती है। पूरी पेप्टाइड्स आपस में अटैच होते जाते हैं तो एक लॉन्ग चेन बन जाती है। ठीक है, लॉन्ग चेन जो है वो सेल वॉल बनाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक जो है वो ग्लाइकेन है, वो उसको हमने सेकेंड के साथ अटैच नहीं होने देना, ठीक है, तो एक लॉन्ग चेन नहीं बनेगी जो सेल वॉल बना रही है, तो इस तरह उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये जो बैक्टीरियोसिडल, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, इन्होंने क्या करना होता है कि इसकी क्रॉस लिंकिंग को प्रिवेंट करना है। ठीक है, कि उनकी आपस में अटैचमेंट नहीं होने देनी पेप्टाइड और ग्लाइकेन्स की, तो वो आपस में अटैच नहीं होंगे तो एक पूरी लंबी चेन नहीं बनेगी और सेल वॉल नहीं बनेगी। ठीक है, कुछ इनका सेकेंड मैकेनिज्म, कुछ एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, इनहिबिशन ऑफ अदर स्टेप्स इन पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस। अब देखो पेप्टाइडोग्लाइकेन मैंने एक बता दिया कि क्रॉस लिंकिंग को प्रिवेंट करते हैं, कि मतलब उनकी आपस में अटैचमेंट नहीं होने देती। ठीक है, और कुछ ये हैं कि अदर स्टेप्स पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस में मजीद जो भी डिफरेंट स्टेप्स से होकर सेल वॉल बनती है ना, तो ये क्रॉस लिंकिंग के अलावा जो अदर स्टेप्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे साइक्लोस्टाइन और बेसिट्रेसिन, ये उनको जाके इनहिबिट करते हैं। क्लास, तो अब ये जो एंटीबैक्टीरियल जिन एंटीबायोटिक्स की एक्टिविटी है उनमें दो प्रोसेस हैं, किस किस तरह से उन्होंने सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करना है। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स का कुछ है जो है वो क्रॉस लिंकिंग स्टेप को ब्लॉक करके अपने एक्शन शो करती हैं, कुछ अदर स्टेप्स के जो पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंथेसिस में नेसेसरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, उनको इनहिबिट करके करती हैं। तो पेनिसिलिन ने जो है वो क्रॉस लिंकिंग को प्रिवेंट करना है और साइक्लोस्टाइन और बेसिट्रीन ने अदर स्टेप्स को ब्लॉक करना है। ओके क्लास, ये फर्स्ट आप लोग को क्लियर हुआ कि जो एंटीबायोटिक्स सेल वॉल सिंथेसिस को प्रिवेंट कर रही हैं वो किस किस तरह से अपना किस तरह प्रिवेंट कर रही हैं उनके सिंथेसिस को। ओके क्लास, कुछ जो है एंटी फंगल एक्टिविटी हैं। तो क्लास जब आप लोगों ने, मैंने आपको बताया कि सेल वॉल किससे बनी हुई है, बैक्टीरिया में पेप्टाइड और ग्लाइकेन से बनी है। अब फंगस में, फंजाई में भी सेल वॉल होती है बट इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। बैक्टीरिया में वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन से बनी है बट फंजाई में वो है काइटिन से बनी हुई है। तो अगर हमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है और हम ऐसे एंटीबायोटिक दे रहे हैं जिसने सेल वॉल सिंथेसिस को, जिसने क्रॉस लिंकिंग पेप्टाइडोग्लाइकन को इनहिबिट करना है, जैसे पेनिसिलिन दे रहे हैं, ठीक है, पेनिसिलिन ने भी तो सेल वॉल को ही डैमेज करना है ना। सेल वॉल डैमेज हो गई तो समझे बैक्टीरिया की किल हो गया, बैक्टीरिया की डेथ हो गई। तो अगर हम फंगल इन्फेक्शन में पेनिसिलिन दे रहे हैं कि उसके अंदर भी तो सेल वॉल है, ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है फंगल इन्फेक्शन में यूजफुल होगी। क्लास मुझे ये बताएं, पेनिसिलिन फंगल इन्फेक्शन में यूजफुल होगी क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है और फंगल में भी, फंजाई में भी सेल वॉल है। तो ये पेनिसिलिन जो एग्जांपल मैंने दी है वो फंजाई की सेल वॉल को डैमेज करेगी या नहीं करेगी? ओके, क्यों नहीं किल करेगी? क्लास जिसने कहा कि नहीं किल करेंगी वो मुझे आंसर दें कि वो पेनिसिलिन फंगल इन्फेक्शन में क्यों नहीं यूजफुल होगी, वो सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही क्यों ख़त्म कर रही है। क्लास अपने साथ साथ थोड़ी सी एग्जांपल भी देके बताए ना, इसलिए जो यस लिख रहे हैं, जो नो लिख रहे हैं, ठीक है, वो अपने साथ में आंसर भी देना, किस रीज़न तो बताएं। पेनिसिलिन ने जस्ट पेप्टाइडोग्लाइकेन इसको इनहिबिट करना है, पेप्टाइडोग्लाइकेन को नहीं बनने देना, ठीक है। तो अब फंजाई में तो पेप्टाइडोग्लाइकेन को अगर वो नहीं बनने दे रही तो फंजाई की सेल वॉल पे कोई इफेक्ट होगा? अगर फंजाई में नहीं, निदा आपने मुझे ये कहा कि फंजाई के अगेंस्ट पेनिसिलिन यूज़ करते हैं, नहीं, पेनिसिलिन जो है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल नहीं है, ठीक है। तो वो एंटी बैक्टीरियल इसलिए है कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि उसने सेल वॉल की जो एक कंपोजिशन है पेप्टाइडोग्लाइकेन उसको इनहिबिट करना है, ठीक है। उसने पेप्टाइडोग्लाइकेन को करना है, काइटिन को नहीं करना। काइटिन क्या है? जिससे मिलके फंगल सेल वॉल बनी हुई है,
ठीक है। तो उसने काइटन को, अगर काइटन कहीं भी है तो उसने उसको डैमेज नहीं करना। काइटन डैमेज नहीं होगी तो समझे सेल वॉल ख़त्म नहीं होगी, सेल वॉल ख़त्म नहीं होगी तो समझे फंजाई किल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पेनिसिलिन जो है वो एंटी फंगल नहीं है, वो एंटी बैक्टीरियल है। तो एंटी फंगल में क्या है, कैस्पोफंजिन। हाँ जी, पेनिसिलिन ने पेप्टाइडोग्लाइकन को प्रिवेंट करना है कि उसकी सिंथेसिस नहीं हो। ठीक है, हाँ जी क्लास, अब आई थिंक सबके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, इसलिए एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ है। एंटी बैक्टीरियल हमें मेडिसिन देनी है, एंटी वायरल देनी है, एंटी फंगल देनी है, एंटी पैरास्टिक कौन सी हमें, इन्फेक्शन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे हुआ है, फिर वही एंटीबायोटिक्स हम देते हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि उसने किस चीज़ को डैमेज करना है, ये डिफरेंट होता है। तो ये मैंने कैस्पोफंजिन ने जाके काइटिन को ब्लॉक करना होता है। ओके क्लास, सेकंड जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एंटीबायोटिक्स जो है वो सेल वॉल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके जाके डैमेज करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कुछ सेल बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सेल वॉल को तो नहीं डैमेज कर सके, अगर उन्हें जाके बैक्टीरिया के किसी एक स्ट्रक्चर को भी ख़त्म कर दिया है ना तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर को जाके टारगेट करते हैं। अब एक एंटीबायोटिक ने सिर्फ सेल वॉल को ख़त्म किया है, उसने उसके डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचाया, बट सेल वॉल जब ख़त्म हो गई तो बैक्टीरिया खुद ब खुद डेथ हो जाएगी। मतलब हमें किसी एक स्ट्रक्चर को टारगेट करना है। ठीक है, बैक्टीरिया का कोई एक स्ट्रक्चर भी किल हो गया है, डैमेज हो गया है तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं उन्होंने बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करना है। जो सेल मेम्ब्रेन को, जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं उनमें पॉलीमिक्सिन और डेप्टोमाइसिन एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोग को एग्जाम्पल्स बताने चाहिए। और जो बैक्टीरिया फंगल में जो फंगस में सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं उसमें है एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, टर्बिनाफाइन, एजोल्स, जैसे इट्राकोनाजोल। क्लास क्लियर है कि कुछ एंटीबायोटिक्स ने सेल वॉल को डैमेज किया, कुछ ने सेल मेम्ब्रेन को डैमेज किया। अब थर्ड इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो डिफरेंसेस के बेस पे ही एंटीबायोटिक्स अपना एक्शन शो कर रही है। अब देखो, आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया का जो राइबोसोमल साइज है वो हमसे डिफरेंट है। हम में बैक्टीरिया का राइबोसोमल साइज क्या है और बैक्टीरिया का क्या है? क्लास ये भी मुझे बताएं जल्दी जल्दी। हाँ जी, 2 एग्ज़ाम्पल्स बहुत हैं। ज़्यादा इसलिए लिखी हुई हैं कि कुछ को जो है कोई एक नाम ईज़ी लग सकता है, दूसरे को दूसरा नाम ईज़ी लग सकता है। तो ये 3-4 एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, इसमें आप लोग को एटलीस्ट 2 क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो क्लास मुझे ये बताएं राइबोसोमल साइज़ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का किस तरह डिफरेंस है? 70S बैक्टीरिया का है और हमारा जो है वो 80S है। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं जिसने जस्ट 70S को जाके डैमेज करना है। तो जब वो हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारा 80S है तो हमें कोई इससे हार्म नहीं पहुंचता। ठीक है, वो इसीलिए हार्म नहीं पहुंचता कि उन्होंने जस्ट किल ही 70S, मतलब कि जो राइबोसोम 70S जिसका साइज 70S है उसने उसको किल किया और हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाया। ठीक है, तो क्लास आप लोगों ने ये, मैंने जस्ट आप लोगों से साइज़ पूछा था, तो उसके अंदर मज़ीद उनके सब यूनिट्स होते हैं, जैसे 50S और 30S मिलकर जो है बैक्टीरिया में 70S बनाते हैं। ठीक है, तो हम में जो है वो 60 और 40S मिलके 100 बनाते हैं। तो जब इन दोनों को काउंट करें 50 और 30 80 आता है, पर इससे हम नेम जो है 70S देते हैं। तो इससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 50 और 30 दोनों मिलके जो बैक्टीरिया में है वो 70S बनाएंगे और हम में जो है वो 60 और 40 मिलके 80S बनाएंगे। इनके जो टोटल काउंट है वो डिफरेंट है, वो जस्ट इनके नाम दिए हुआ है, इन यूनिट को प्लस नहीं किया हुआ। ठीक है, एडिशन नहीं की हुई इनकी। हाँ जी, कंपोजिशन डिफरेंस है। ठीक है, जैसे सेल वॉल तो हम में बिल्कुल है ही नहीं,
ठीक है। बट बैक्टीरिया फंजाई के सेल वॉल डिफरेंट है, इसलिए उनको अलग अलग एंटीबायोटिक्स चाहिए। ऐसी सेल मेम्ब्रेन जो हमारी डिफरेंट है और बैक्टीरिया की डिफरेंट है। इसी तरह राइबोसोमल साइज हमारा डिफरेंट है, राइबोसोम है तो हम में भी बट डिफरेंट है, हमारा साइज डिफरेंट है, उनका छोटा साइज है, हमारा बड़ा साइज है। ठीक है, तो बड़े साइज के जाके एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उसे डैमेज नहीं करती जो 70S को जाके डैमेज करेंगे। तो इसमें ये है कि 50 और 30 दोनों मिलके जो है राइबोसोमल दोनों यूनिट मिलते हैं और एक राइबोसोम बनाते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स इसका एक पार्ट है 50S उसको डैमेज करती हैं, कुछ एंटीबायोटिक छोटे उसके पार्ट को डैमेज करती हैं। तो इन दोनों में से कोई एक भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो प्रोटीन मतलब राइबोसोम नहीं बनता। तो जो 50S को डैमेज करती हैं उनमें क्लोरामफेनिकोल है, एरिथ्रोमाइसिन है, क्लिंडामाइसिन है, लाइंजोलेट है। जो 30S को डैमेज करती हैं उसमें टेट्रासाइक्लिन्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। क्लास क्लियर है? मतलब हमारा पर्पस ये है कि बैक्टीरिया की प्रोटीन नहीं बने। ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो राइबोसोम, आपने पढ़ा होगा राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज है। ठीक है, प्रोटीन जो बनती है वो राइबोसोम में बनती है। तो राइबोसोम एक तब बनता है जब ये दोनों यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक सब यूनिट डैमेज हो गया है तो राइबोसोम नहीं बनेगा, मतलब प्रोटीन नहीं बनेगी। तो ये आप लोग के एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो और किस चीज़ को टारगेट करती है। आपने देखा होगा कि हम में और दोनों में डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए तो यूकैरियोट्स में भी है और प्रोकैरियोट्स में भी है, बट हमारे डीएनए में और उसके डीएनए में डिफरेंस है। हमारा प्रॉपर जो है एक डीएनए डिस्पर्स नहीं होता, उसकी प्रॉपर शेप होती है, एक फिक्स एरिया होता है जहाँ पर डीएनए पड़ा होता है। बैक्टीरिया